हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू के यूट्यूब चैनल में। और हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं 66th बीपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को। और यहाँ पर जिस क्वेश्चन में भी एनालिसिस की जरूरत है वहाँ इन चीज़ों को हम एनालाइज भी कर रहे हैं। अभी तक हम लोग 50 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं और आज हम वापिस से 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आपको जैसा कि पता है बीपीएससी प्रीलिम्स का जो पेपर होता है उसमें टोटल 150 सवाल होते हैं। तो ये टोटल 3 पार्ट में वीडियो बनेगा, जिसका कि ये बीच वाला हिस्सा है, सेकेंड पार्ट है। और आगे बढ़ने से पहले एक विशेष सूचना कि नए वर्ष के शुभ अवसर पर आप अगर किसी भी स्टडी आईक्यू के कोर्स में एनरोल होते हैं तो आपको यहाँ पर फ्लैट 50% डिस्काउंट मिलता है और साथ ही 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, जिसके लिए आपको ये कूपन कोड यूज करना पड़ेगा न्यू ईयर 5। और ये ऑफर वैलिड है 6 जनवरी 2021 तक। और इसके लिए आप स्टडी आईक्यू के वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत कुछ इससे आप लाभान्वित हो सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो टेलीग्राम ऐप पर अभिनव_सर ये सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अब देखिए, जो आज का हमारा पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 51। क्योंकि आपको पता है कि हम सेट बी डिस्कस कर रहे हैं, तो सेट बी का जो क्वेश्चन नंबर 51 है उसमें कहा गया द विटामिन विच इज इफेक्टिव इन ब्लड क्लॉटिंग इज, यानी कि वो विटामिन जो रक्त के थक्के बनने में प्रभावी होता है वो कौन सा विटामिन है। विटामिन ए है, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। ऑप्शन ई जैसा कि सब में कॉमन रहता है, इनमें से कोई नहीं या इसमें से एक से अधिक। ये एक आसान सवाल है और आप जानते हैं इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। अगर किसी भी व्यक्ति में विटामिन डी की कमी होती है तो जो अगर उसके हाथ में, पैर में, शरीर में कहीं पर कटफट हो जाता है तो खून जो निकल रहा है वो क्लॉटिंग नहीं होगा और बहुत ज्यादा खून बह जाएगा। तो इस बात का यहाँ ध्यान रखना होता है कि आपके शरीर में विटामिन बी मौजूद होना चाहिए ताकि रक्त का थक्का बन सके। तो करेक्ट आंसर हो गया इसका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 52। और यहाँ पूछा गया है कि फीमेल सेक्स हार्मोन इनमें से कौन सा है। महिला सेक्स हार्मोन है कौन सा है, एस्ट्रोजन या एंड्रोजन या इंसुलिन या ऑक्सीटोसिन या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो देखिए, जो फीमेल सेक्स हार्मोन है उसको कहा जाता है एस्ट्रोजन और उसका आप यहाँ पर स्ट्रक्चर भी देख पा रहे हैं। यहाँ पर बीपीएससी कंफ्यूज करने के लिए एंड्रोजन इससे मिलता जुलता एक टर्म दे रखा है। और इंसुलिन आप जानते हैं कि ये जब किसी भी व्यक्ति का डायबिटिक होता है, अगर कोई व्यक्ति उसमें डायबिटीज की बीमारी होती है तो वहां पर इंसुलिन का जो शरीर में सेक्रेशन होना चाहिए वो सही ढंग से नहीं होता है, उसके वजह से ही ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और ऑक्सीटोसिन जो है ये कई बार इसको कहते हैं कि ये हग हार्मोन है या फिर इस हार्मोन का यूज है जब बच्चे को डिलीवर करती है माँ, उस समय भी ये ऑक्सीटोसिन जो है वो हार्मोन सिक्रेट होता है। अगर कहा जाए कि महिला सेक्स हार्मोन तो इसमें बिना किसी कंफ्लिक्ट के आपके दिमाग में ऑप्शन ए एस्ट्रोजन आना चाहिए। इसी तरीके से आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि मेल सेक्स हार्मोन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 53 कि वो कौन से साइंटिस्ट हैं या वो कौन से डॉक्टर हैं जिनको की पार्किंसंस डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। पार्किंसंस बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन यहां दिया गया है आर्विड कार्लसन या फिर जॉन एफ एंडर्स, ऑप्शन सी रॉबर्ट बी लॉगलिन या वॉल्टर कोर और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जो पार्किंसंस डिजीज है ये नर्वस सिस्टम का बीमारी है और इसका सही जो उपचार है वो ढूंढा गया आर्विड कार्लसन्स के द्वारा और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था। तो 53 नंबर सवाल और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 54। ये साइंस एंड टेक का ही सवाल है और कहा जा रहा है कि जो माल फंक्शनिंग होती है थायराइड ग्लैंड की वो किस चीज के डिफिशियंसी के वजह से होती है, यानी कि थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है। आप जानते हैं कि जो थायराइड ग्लैंड है उससे थायरॉक्स निकलता है
और अगर शरीर में इम्बैलेंस हो जाता है आयोडीन का, यानी आयोडीन का जो मात्रा हमें चाहिए होता है अगर वो सही ढंग से नहीं मिल पाता है, तो ये ग्लैंड अपना साइज बड़ा कर लेता है कि शरीर में थोड़ा भी कहीं आयोडीन का मात्रा हो, हम उसको कैप्चर कर सकें। और इस तरीके से यहाँ पर इसको कहते हैं कि घेंघा बीमारी हो गया। तो जिसके शरीर में आयोडीन का सही मात्रा नहीं रहेगा, उसको इस तरीके की समस्या उत्पन्न होती है। तो आयोडीन इसका करेक्ट आंसर होगा। और आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए फोर्टिफाइड सॉल्ट सप्लाई किया जाता है, यानी कि आयोडीन युक्त नमक सभी तक पहुंचाया गया ताकि इस तरीके की बीमारी ना उत्पन्न हो। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 55 कि जीभ जो है, जिह्वा जो है, उस पर अलग अलग तरीके के टेस्ट बर्ड होते हैं, तो कौन सा हिस्सा है जहां पर बिटरनेस यानी कि कड़वाहट को टेस्ट किया जाता है, यानी कड़वाहट के लिए मानव जीव का कौन सा हिस्सा, कौन सा क्षेत्र संवेदनशील होता है। तो चलिए यहाँ पर हम मानव जीव को पहले देख लेते हैं जूम करके। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो ये पिछला हिस्सा है मानव जीव का, वहां पे लिखा हुआ है बिटरनेस, यानी जो आगे का हिस्सा है, जो टिप है, वो मिठास को सेंस करता है। जो साइड है, इसमें सॉल्टी और सावर टेस्ट को मतलब ये सेंसिटिव होता है, संवेदनशील होता है। और पिछला हिस्सा कड़वाहट को, बिटरनेस को। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ये पोस्टेरियर पार्ट हो गया, या फिर इसी को हिंदी में कहें तो पीछे का भाग। 55 और इसका सही जवाब ऑप्शन सी। ये एक आसान सवाल है, बचपन में एनसीईआरटी के बुक्स वगैरह में इस बात का जिक्र दिया हुआ है। आप बने बचपन कहने का मतलब है कि 10th क्लास से कम स्टैंडर्ड में आप इन चीजों से गुजरे होंगे। क्वेश्चन नंबर 56 और यहाँ पर कहा गया है कि फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज, ये मंत्र किसके द्वारा दिया गया? इसी बात को यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ। ऑन द ओकेजन ऑफ द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ फिट इंडिया मूवमेंट, हु गेव द मंत्रा फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज? ओके, ये मंत्र जो है किसके द्वारा दिया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा, या केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा, या योग गुरु रामदेव जी के द्वारा? ऑप्शन ई भी यहाँ पर दिया हुआ है। अब आपको सही जवाब बताना है। और जैसा कि आप इस तस्वीर को देख के कंक्लूड कर पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ पर यह मंत्र दिया गया था, फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो गया ऑप्शन ए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। और यहाँ कहा जा रहा है कि राजमाता विजय राजे सिंधिया के 100वें जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया था, यानी ऑन द 100th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ राजमाता विजय राजे सिंधिया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिलीज। क्या उन्होंने रिलीज किया था? क्या 50 रुपए का सिक्का रिलीज किया गया था, या 50 रुपए का नोट, या फिर 100 रुपए का सिक्का, या 100 रुपए का नोट, या ऑप्शन ई? और इसका करेक्ट आंसर जो है वो है कि 100 रुपए का सिक्का जो है वो रिलीज किया गया था। आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूं। यहाँ लिखा गया है श्रीमती विजय राजे सिंधिया की जन्म शताब्दी पर ये सिक्का जारी हुआ है, और यहाँ पर ये लिखा हुआ है भारत। ठीक है, अब आपको ये आइडिया लग गया होगा। 2019 मतलब 1919 से लेके 2019 तक ये वर्षगांठ हुआ, 100 वर्ष हुआ। ठीक है, और 100 रुपए का सिक्का, इस पर सवाल पूछा गया। 57 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 58 58 नंबर सवाल। और कहा गया है कि किस राज्य की लघु वृत्त चित्र यानी कि शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है वो किस स्टेट की है, जिसका नाम है ची लुपो? ची लुपो किस स्टेट की शॉर्ट फिल्म है, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, जिसने दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 जीता है? मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, या अरुणाचल प्रदेश? और ऑप्शन ई भी है। चलिए पहले इसका पोस्टर ही देख लेते हैं। चीलुपो, यहाँ पर लिखा हुआ है अ प्राउड मूवमेंट फॉर अरुणाचल। और ये एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। और ये किसके लाइफ पर बेस्ड है? तो ये हनी हंटर्स पर आधारित एक मूवी है, यानी मधुमक्खी के जो हंटर्स हैं उनकी यहाँ पर कहानी बताई गई है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल, जैसा कि पोस्टर में ही लिखा गया है। तो 58 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। करेंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, और आप में से बहुत सारे लोग इसका सही जवाब दिए हैं।
क्वेश्चन नंबर 59, किस निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप चालू किया? यानी विच प्राइवेट सेक्टर बैंक हैज लॉन्च्ड ई किसान धन ऐप फॉर फार्मर्स? और ऑप्शंस इस तरीके से दिए गए हैं, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईडीबीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक या ऑप्शन ई। सोचिए और यहां पर जरा इस पोस्टर को देखिए जहां पर लिखा हुआ है एचडीएफसी बैंक ई किसान धन ऐप लॉन्च। यहाँ पर किसान दंपति को भी दिखाया जा रहा है। तो आपके दिमाग में सही आंसर समझ आ गया होगा कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी एचडीएफसी बैंक के द्वारा ई किसान धन ऐप जारी किया गया है। 59 और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 60 कि भारत ने किस शहर के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड-19 परीक्षण की सुविधा प्रारंभ की? यानी एट द इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ विच सिटी इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटी? और ऑप्शंस दिए गए हैं, कोलकाता, दिल्ली यानी कि नई दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु या ऑप्शन ई। और इसका करेक्ट आंसर है दिल्ली यानी न्यू दिल्ली। यहां पर आप ये न्यूज क्लिप भी देख पा रहे हैं जहां बताया गया है कि इंडियाज फर्स्ट एयरपोर्ट कोविड टेस्टिंग फैसिलिटी एट दिल्ली एयरपोर्ट फॉर अराइविंग इंटरनेशनल फ्लायर्स। तो इससे पता हो जाता है कि करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी ही है। क्वेश्चन नंबर 61 कि जो ये राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट हैं इनको फॉर्मली इंडक्ट किया गया, यानी कि औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया, लेकिन ये किस वायुसेना स्टेशन पर सम्मिलित किया गया औपचारिक रूप से? हिंडन या सरसावा या अंबाला या अमृतसर या ऑप्शन ई एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ये काफी चर्चित न्यूज रहा, सभी न्यूज हाउस ने इसे कवर किया था और आप सभी जानते हैं इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि अंबाला का जो एयर फोर्स स्टेशन है वहां पर फॉर्मली इंडक्ट किए गए राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट। और राफेल जो है दशो कंपनी के द्वारा, फ्रांस की कंपनी के द्वारा ये बनाए गए फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। तो करेक्ट आंसर इसका हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 62 और कहा जा रहा है कि भारत की पहली स्वदेशी यानी इंडिजिनस एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस एंटी रेडिएशन मिसाइल इज तांडव या त्रिनेत्रा या फिर सक्षम या रुद्रम। और ऑप्शन ई भी है। यहाँ पर सोचना है आपको, उसका ये तस्वीर दिया गया है और इससे पता आपको चल गया कि ये डीआरडीओ के द्वारा ही डेवलप किया गया है और इसका नाम है रुद्रम। यहाँ पर इस न्यूज के आइटम को देखिए, बताया गया है इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स डीआरडीओस रुद्रम 1 एंटी रेडिएशन मिसाइल फ्रॉम अ सुकई 30। तो इससे पता चलता है कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, रुद्रम, इंडिया की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल। क्वेश्चन नंबर 63 भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किसे सर्व भारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? यानी हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया यानी बीसीसीआई एज द हेड ऑफ ऑल इंडिया वुमेन्स सिलेक्शन कमिटी। और इस तरीके से ऑप्शंस दिए गए हैं, मिठू मुखर्जी, नीतू डेविड, रेणु मार्गेट या वी कल्पना। और ऑप्शन ई भी यहां दिया गया है। क्या होगा सही आंसर? तो चलिए इस न्यूज आइटम को देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स के न्यूज पेपर से मैंने ये पिक किया है और यहाँ आप देख पा रहे हैं नीतू डेविड अपॉइंटेड हेड ऑफ इंडियाज वुमेन सिलेक्शन कमिटी। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 64 यहाँ पर कहा गया है हु हैज वोन द विमेन्स सिंगल्स यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020? यानी महिला एकल यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 किसने जीता? नाओमी ओसाका या फिर बियांका एंड्रेस्क्रू या फिर सोफिया केनिन या फिर ऑप्शन डी है के प्लिस्कोवा। और ऑप्शन ई एज यूजुअल यहाँ पर दिया हुआ है और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नाओमी ओसाका, जो कि जापान से इत्तेफाक रखती हैं। इन्होंने जीता है विमेन्स सिंगल यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 65 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि which athlete scored first position in the London Marathon held on 4th of October 2020? यानी 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित लंदन मैराथन में
प्रथम स्थान पर रहने वाले एथलीट का नाम आपको बताना है। और इस तरीके से ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ पर नाम को दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर है शूरा किटाटा। ठीक है, शूरा किटाटा करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर आप देखिए जो विनर्स हैं अलग अलग कैटेगरीज में, यहाँ उनके नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर शूरा किटाटा जो है ये ओवरऑल विनर है। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 66, which Indian cricketer along with MS Dhoni announced retirement from the international cricket on 15th of August 2020? यानी 15 अगस्त 2020 को महेंद्र सिंह धोनी के साथ किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? ऑप्शंस हैं सुरेश रैना, हरभजन सिंह, भुवनेश्वर कुमार या फिर रोहित शर्मा। ऑप्शन ई भी यहाँ दिया गया है। ये एक आसान सवाल है क्योंकि हमारा पूरा का पूरा जो देश है वही क्रिकेट प्रेमी है। सभी लोग इस न्यूज को जरूर ही जानते हैं। और यहाँ पर इस न्यूज क्लिप को भी देख लीजिए कि MS धोनी एंड सुरेश रैना रिटायर फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट ऑन द सेम डे। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो गया? ऑप्शन ए, यानी कि सुरेश रैना। क्वेश्चन नंबर 67, who has been appointed as the chairperson of National School of Drama recently? यानी हाल ही में किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? महेश भट्ट को या अक्षय कुमार को या अनुपम खेर को या फिर परेश रावल को? ऑप्शन ई भी है। और इसका करेक्ट आंसर जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखा भी हुआ है, इंडियन स्कूल ऑफ ड्रामा चेयरपर्सन परेश रावल, यानी 2020 में इन्हें चुना गया है। तो हाल ही में इसी से कहा गया। करेक्ट आंसर हो गया इसका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 68 की जो DRDO है यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके चेयरपर्सन कौन है, प्रमुख कौन है? ठीक है, सुरजीत सिंह देशवाल या डॉक्टर जी सतीश रेड्डी या फिर अरविंद सक्सेना या फिर चरणजीत सिंह अत्तारा। ऑप्शन ई भी यहाँ दिया हुआ है और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। और उनके बारे में DRDO के वेबसाइट पर ये पूरा इंफॉर्मेशन दिया गया है। ठीक है, इनका एक बहुत बड़ा योगदान है DRDO के डेवलपमेंट में। और जो इंडिजिनस डिजाइन का डेवलपमेंट हुआ, डिप्लॉयमेंट हो रहा है, जो मिसाइल्स हैं, जो स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स हैं, उनमें इनका एक अहम योगदान है। नाम हो गया डॉक्टर जी सतीश रेड्डी और करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। ओके, 68 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 69, कहा जा रहा है कि फॉर विच डिसिप्लिन डॉक्टर भूषरा अतीक एंड डॉक्टर रितेश अग्रवाल हैव बीन सेलेक्टेड फॉर शांति स्वरूप भटनागर प्राइज 2020? तो विज्ञान में अगर कोई व्यक्ति बहुत एक्सेलेंस करता है उसको शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और ये सम्मान दिया गया है डॉक्टर बुशरा आतिक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को। तो ये किस लिए दिया गया है? रसायन विज्ञान के लिए यानी केमिस्ट्री में, या केमिकल साइंस में, या फिर भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स में, फिजिकल साइंस में, या चिकित्सा विज्ञान में यानी कि मेडिकल साइंस में, या फिर मैथ्स के लिए गणितीय विज्ञान। ऑप्शन ई भी है यहाँ पे। और इसका करेक्ट आंसर है कि ये चिकित्सा विज्ञान के लिए इन दो डॉक्टर्स को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया। अब यहाँ पर ये न्यूज क्लिप है, आपको समझ आ रहा है कि ये डॉक्टर रितेश अग्रवाल हैं और ये हैं यहाँ पर डॉक्टर बुशरा आतिक। इनको अपने मेडिकल साइंस के क्षेत्र में एक्सेलेंस के लिए जो शांति स्वरूप भटनागर प्राइज है उससे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 70, नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? ये एक आसान सवाल है और ये दिया गया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के लिए, जिन्होंने बहुत ही निष्ठा के साथ भूखमरी पर एक चंगुल कसने का काम किया है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इसका सही जवाब है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का वेबसाइट का ये क्लिप है जहां बताया गया है कि इन्हें पीस प्राइज मिला है, नोबेल पीस प्राइज 2020 का, फॉर असिस्टेंस अ स्टेप टू पीस एंड स्टेबिलिटी। ओके, करेक्ट आंसर हो गया इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 71, which Indian film actor has been included in the Times Magazine's list of 100 most influential people of 2020? यानी 2020 के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति जो हैं, टॉप 100 पर, मतलब कि प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में भारत का एक कौन सा एक्टर है? आयुष्मान खुराना या शाहरुख खान या अजय देवगन या सनी देओल या ऑप्शन ई?
और करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए आयुष्मान खुराना। यहाँ पर टाइम्स मैगजीन के वेबसाइट पर इस तरीके से बताया गया है द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2020 और वहां पर आयुष्मान खुराना को भी इस जगह दिया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 72, हाल ही में कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए अनुशंसित किया गया है? यानी हाउ मेनी इंडियन बीचेज हैव बीन रिकमेंडेड फॉर द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन रिसेंटली। देखिए यहाँ पर पूरी लिस्ट मैंने दे दी है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि केरला का कप्पड़ बीच है, इसी तरीके से गुजरात का शिवराजपुर, दीव का यहाँ पे घोघला बीच है, यहाँ पे कसरकोड और पुदु बिद्री कर्नाटका के बीच हैं, आंध्र प्रदेश का ऋषिकोंडा बीच है, ओडिशा का गोल्डन बीच और अंडमान निकोबार का राधानगर बीच। ये टोटल 8 बीच हैं। तो करेक्ट आंसर भी इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 8। और यहाँ पर इस तरीके से इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन कॉलम में बताया गया था व्हाट इज ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन अवॉर्डेड टू 8 इंडियन बीचेज। यहाँ पर नंबर साफ बताया गया था और इस तरीके से बीपीएससी क्वेश्चन भी पिक कर लेता है। करेक्ट आंसर हो गया इसका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 73, रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया? तो ये एक पॉलिटिक्स का सवाल है और यहाँ पर इस तरीके से ऑप्शंस दिए गए हैं, जनता पार्टी, भारतीय लोक दल या संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी या प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव या इनमें से एक से अधिक। तो शुरुआत इन्होंने किया था ऑप्शन सी यानी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। यहाँ पर ये देख लेते हैं संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी 1969 में। तो अब देखिए अगर कोई ग्रेट पर्सनालिटी है बिहार से और हाल के समय में अगर उनकी डेथ हो गई है तो उस पर बीपीएससी सवाल पूछने से पीछे नहीं हटा है। वहां सवाल पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन पॉलिटिक्स से हैं, उनके लाइफ पर बेस्ड सवाल पूछ लिया गया इस तरीके से। तो आगे के लिए आपको ऐसे सवालों के लिए भी तैयार रहना है। 67 बहुत जल्द होने वाला है और इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। ओके, करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 74, और ये बड़ा ही अजीब विचित्र टाइप का सवाल था कि भारत के निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी की? अब यहाँ डेट दे दिया गया था 23 सितंबर, 24 सितंबर, 25 सितंबर, 26 सितंबर और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। थोड़ा अजीब सवाल था, लेकिन यहाँ पर जैसे आप द हिंदू का क्लिपिंग देख पा रहे हैं 25 सितंबर का ही है और बताया गया था कि इलेक्शन कमीशन लाइकली टू अनाउंस बाइपोल डेट्स ऑन सितंबर 29। लेकिन ये बात एकदम प्रेस रिलीज आ गई थी 25 सितंबर को और वही इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन ऐसे सवाल अगर आपसे नहीं बनते हैं तो आपको जरा भी हताश निराश होने की जरूरत नहीं है। ओके, कुछ ऐसे सवाल हर बार ही पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, इन व्हिच स्टेट घर तक फाइबर स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड ऑन 21 सितंबर 2020 थ्रू अ वीडियो कॉन्फ्रेंस। यानी 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई? और जो हमारा कोर्स है स्टडी आईक्यू, जो हम आपके लिए कोर्स लेकर आते हैं, वहां पर हमने करेंट अफेयर में इन चीजों को इंक्लूड करा था और यहाँ पर इस तरीके से ऑप्शंस दिए गए हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बिहार। ठीक है, तो ये बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गया घर तक फाइबर। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ हैशटैग के साथ लिखे गए हैं नए बिहार का निर्माण, डिजिटल बिहार। ओके, तो ये बिहार से रिलेटेड स्कीम है घर तक फाइबर। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 76, बिहार पॉलिटिशियन लेट रघुवंश प्रसाद सिंह वाज फॉर फर्स्ट टाइम इलेक्टेड टू व्हिच लोकसभा। यानी पहली बार स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह किस लोकसभा में निर्वाचित हुए? उससे पहले ये विधायक हुआ करते थे। ये पहली बार सांसद कब बनते हैं? 10वीं लोकसभा से या 11वीं से या 12वीं या 13वीं से? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी 11th लोकसभा के इलेक्शन से ये पहली बार सांसद बनते हैं। ये एक सोशलिस्ट विचारधारा के लीडर हैं, मतलब हुआ करते थे लेट रघुवंश प्रसाद सिंह। ओके, करेक्ट आंसर हो गया इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 77, Who among the following is not a member of quadrilateral security dialogue? देखिए यहाँ पर नॉट जो है ना, इस पर विशेष फोकस बीपीएससी दिला रहा है आपको। और नॉट अगर बोल्ड नहीं भी रहे तो आपको ऐसी चीजों का ध्यान रखना है।
क्वाड ग्रुपिंग काफी न्यूज में रहता है और आप जानते हैं कि ये क्वाड ग्रुपिंग 4 देश मिलकर बनाते हैं, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस। ये चाइना को ही काउंटर करने के लिए बना है, तो चाइना तो कभी इस ग्रुपिंग में हो ही नहीं सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। और हमारे स्टडी आईक्यू के वीडियोज में भी यहाँ पर इस तरीके से क्वाड ग्रुपिंग को एक्सप्लेन किया गया था, चारों देश का नाम बताया गया था थंबनेल पर ही। तो जो इस थंबनेल से भी गो थ्रू हो तो इस चीज को वो बढ़िया से जवाब दे सकता था। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 78, हु रिप्रेजेंटेड इंडियाज पर्सपेक्टिव इन द 5th ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड थ्रू अ वीडियो कॉन्फ्रेंस इन सितंबर 2020। तो आपको पता है कि कोविड के दौरान सारे के सारे जो कॉन्फ्रेंसेज हुए हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंस से ही हुए हैं। यहाँ पर कोई भी इस तरीके से फिजिकल मीटिंग नहीं हो रही थी। ओके, तो यहाँ जो ब्रिक्स की 5वीं कल्चरल मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई तो इंडिया को कौन रिप्रेजेंट किया उसमें? क्या उसमें प्रहलाद सिंह पटेल रिप्रेजेंट किए, या रमेश पोखरियाल निशांक जो कि शिक्षा मंत्री हैं, या फिर नितिन गडकरी जी, या रविशंकर प्रसाद, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक? और ये आप पीआईबी का स्क्रीनशॉट देखिए जहां बताया गया है कि जो यूनियन मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड टूरिज्म, जिनका नाम है श्री प्रहलाद सिंह पटेल, वर्चुअली अटेंडेड 5th ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर्स मीट। तो आपको आंसर पता चल ही गया, क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, वेयर वॉज द 36th ASEAN समिट वर्चुअली हेल्ड इन जून 2020? हर जगह ये बात वर्चुअल हो रहा है क्योंकि कोविड की महामारी थी, तो वहां पर इस तरीके से सारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का काम चला और ये हुआ था हनोई में। हनोई किस देश की राजधानी है? तो वियतनाम। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। 79 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 80, Which of the following has topped in the Human Capital Index 2020? यानी कि ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, हांगकांग, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक? तो ये सूची को देखिए, यहां पर इंडिया का रैंक रहा था 116 और इंडिया का स्कोर था मात्र 0.49, जबकि टॉप पर था सिंगापुर और सिंगापुर का स्कोर था 0.88। तो करेक्ट आंसर इसका हो गया सिंगापुर। ठीक है, यानी कि आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 81, कि रिसेंटली इन यूएस या यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑपरेशन मागा एमएजीए इज रिलेटेड टू, यानी हाल में यूएसए में काफी ये न्यूज में टर्म रहा है मागा। इसका मतलब क्या है? ये किस बात से इत्तेफाक रखता है? तो ये जो एमएजीए है इसको अगर तोड़कर आप देखें तो इसका मतलब होता है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और ये डोनाल्ड ट्रंप का री इलेक्शन कैंपेन का ये एक जो हिस्सा था। तो करेक्ट आंसर इसका हो गया ऑप्शन बी। डोनाल्ड ट्रंप के पुनर्निर्वाचन अभियान से ये रिलेटेड है, संबंधित है। यही पूछा गया है। 81 का सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। यहां पर आप देख पा रहे हैं नेशनल हेराल्ड का ये स्क्रीनशॉट है, ट्रम्प्स कैंपेन लॉन्च ऑपरेशन मागा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, कहा जा रहा है कि विच अरब स्टेट हैज स्टार्टेड फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, यानी किस अरब देश ने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया है? इराक, सऊदी अरब, या यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, या इजिप्ट? ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो पहला होगा तो एक से अधिक तो होगा नहीं, एक ही होगा। और इस न्यूज क्लिप को देखिए, बीबीसी का न्यूज क्लिप है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स सेटअप अरब वर्ल्ड्स फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट। तो क्या हो गया करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, which was the first अरब स्टेट टू साइन पीस डील विथ इजराइल, यानी इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन था? मिस्र, जॉर्डन, बहरीन, सूडान, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक? तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये पूरा जो आप मैप देख रहे हैं ये अरब वर्ल्ड का है। यहाँ आपको सूक्ष्म तौर पर ये नहीं सोचना है कि यही जो हिस्सा है यही अरब वर्ल्ड है, बल्कि ये सारे जो देश आप देख पा रहे हैं ये अरब वर्ल्ड के हिस्से हैं। और यहाँ पर ये जो देश है इसका नाम है मिस्र, या इजिप्ट कहते हैं, जिसकी राजधानी है कायरा, और इसको कहते हैं कि ये गिफ्ट ऑफ नाइल है। ये भी अरब वर्ल्ड का हिस्सा है। और ये न्यूज में जो अग्रीमेंट वाली बात है आई अब्राहम अकॉर्ड की वजह से, क्योंकि इजराइल और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू की गई कि अब दोनों देशों के बीच में शांति स्थापित किया जाए, और अब्राहम अकॉर्ड पीस अग्रीमेंट है।
लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पहला देश है जिसने इस तरीके का एक्सपेरिमेंट किया है। यूएई से पहले इजराइल के साथ पीस ट्रीटी करने वाले जो दो देश हैं, एक है जॉर्डन और एक इजिप्ट, और इसमें भी सबसे पहले ये अग्रीमेंट इजिप्ट साइन कर चुका है। तो करेक्ट आंसर इसका हो गया ऑप्शन ए, मिस्र, इजिप्ट। क्वेश्चन नंबर 84, विच कंट्री assumed the role of chairman of the ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस गवर्निंग बॉडी फॉर द पीरियड अक्टूबर 2020 टू जून 2021, यानी अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक के लिए किस देश को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालक मंडल यानी गवर्निंग बॉडी का अध्यक्ष बनाया गया। और ये हमारे लिए प्राउड मोमेंट है, हम बनाए गए हैं, यानी इंडिया जो है इसको गवर्निंग बॉडी का अध्यक्ष बनाया गया है। 84 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। यहाँ आप देख पा रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स में ये न्यूज भी छपी है। इंडिया गेट्स चेयरमैनशिप ऑफ आईएलओ गवर्निंग बॉडी आफ्टर अ गैप ऑफ 35 इयर्स। 35 साल बाद इस तरीके का ये चेयरमैनशिप मिला है। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 85, ऑपरेशन माई सहेली लॉन्च किया गया सितंबर 2020 में। इसका क्या मकसद है? लड़कियों को या लड़कियों में आत्मरक्षा की शिक्षा को प्रोत्साहन देना, या फिर रेल में महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देना, या महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तलाशना, या लड़कियों के बाल श्रम के विरुद्ध जागरूकता, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो यहाँ आप न्यूज क्लिप देखिए, ये पीआईबी का ही स्क्रीनशॉट है। इंडियन रेलवे लॉन्च ऑपरेशन मेरी सहेली इनिशिएटिव टू फोकस एक्शन ऑन सिक्योरिटी ऑफ वुमेन ट्रैवलिंग इन ट्रेन्स, और यही तो ऑप्शन बी है ना। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 86, ये वापिस से गांधी जी से सवाल है। हु ड्रीव गांधी जीज अटेंशन टू द प्लाइट ऑफ इंडिगो पीजेंट्स इन चंपारण। तो आप देखे थे कि तिनकठिया सिस्टम से एक सवाल पूछा जा चुका था चंपारण से ये सवाल है कि गांधी जी का ध्यान आकर्षित किस व्यक्ति के द्वारा किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा, या आचार्य कृपलानी, या फिर राजकुमार शुक्ल के द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर बहुत आसान है, ऑप्शन डी, राजकुमार शुक्ल जी के द्वारा गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया गया, जो भी इंडिगो पीजेंट्स की समस्याएं थी उनके तरफ। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 87, कि जो प्राचीन मतलब कि महाजनपद है मगध, काफी गौरवशाली इतिहास रहा है मगध का, तो इसकी प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्रा, या फिर वैशाली, या फिर चंपा, या अंग? तो देखिए ये तो अलग महाजनपद के हिस्से हो गए। सबसे पहला जो राजधानी है वो है राजगीर, जिसको कि गिरिव्रज भी कहा गया है, राजगृह भी कहा गया है। हर्यक डायनेस्टी के टाइम तक ये रहा। या हर्यक डायनेस्टी में ही एक राजा हुए उदयन, जो कि कैपिटल को पटना शिफ्ट कर दिए थे। और जो कालाशोक एक राजा हुए मगध के, उनके द्वारा ये वैशाली को कैपिटल बनाया गया था। तो यहाँ पर राजगीर तो है ही नहीं पहला कैपिटल, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ई, नॉन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ई है। क्वेश्चन नंबर 88, कि स्वामी सहजानंद किस चीज से रिलेटेड थे, किससे संबंधित थे? बिहार के जनजातीय आंदोलन से, या बिहार के मजदूर आंदोलन, या बिहार के किसान आंदोलन, या बिहार के जातीय आंदोलन, या ऑप्शन ई? स्वामी सहजानंद सरस्वती पर बीपीएससी हर बार सवाल पूछता है। अगर प्रीलिम्स में ना पूछे तो मेंस में पूछेगा, लेकिन पूछता जरूर है। और ये बहुत बड़े किसान लीडर हैं। और ऑल इंडिया किसान सभा जो बना है, या फिर बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, इन सब के फॉर्मेशन में सरस्वती जी का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। और जमींदारी प्रथा के जो उन्मूलन की बात हुई थी, जमींदारी सिस्टम के खिलाफ खड़ा हुए, जो अंग्रेजों के द्वारा ऑपरेशन हुए जा रहे थे उनके विरुद्ध खड़ा होने, जो किसान आंदोलन खड़ा हुआ, जिसको एक नेशनल मूवमेंट के तौर पर देखा जाने लगा, और कांग्रेस को भी इसकी महत्ता समझनी पड़ी, उसके पीछे स्वामी सहजानंद सरस्वती का ही रोल है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 89, which of the following was Gandhiji's first सत्याग्रह मूवमेंट इन इंडिया in which he used civil disobedience? यानी वो गांधी जी का पहला कौन सा सविनय अवज्ञा प्रयोग था भारत में? चंपारण का सत्याग्रह, या खेड़ा, या अहमदाबाद, या रॉलेट सत्याग्रह? क्या होगा सही जवाब?
तो सब गांधी जी के द्वारा सबसे पहले भारत में जो सिविल डिसोबीडियंस यानी कि सविनय अवज्ञा जो है, इस प्रयोग को किया गया था चंपारण में, यानी बिहार के चंपारण के क्षेत्र में 89। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। आप इस न्यूज क्लिप को भी देख लीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था, चंपारण सत्याग्रह, हाउ इंडियाज फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बिगेन। यहाँ पर इस टाइटल से ही आपको पता चल जा रहा है कि यही इंडिया का पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। तो करेक्ट आंसर इसका हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 90, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं, यानी यहाँ पर फरो वाले प्लॉट जो फील्ड हैं वह कहाँ नजर आते हैं, कालीबंगन में या धोलावीरा में या मोहनजोदारो में या लोथल में या ऑप्शन ई। देखिए ये कालीबंगा में मिले हैं। कालीबंगा जो ये नाम है ये कहाँ से डिराइव्ड है, तो ब्लैक बेंगल्स भी यहाँ मिले थे और इस रीजन को कहा गया कालीबंगा। और यहीं पे जुते हुए खेतों के साक्ष्य भी मिले हैं, आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो 90 का सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। ये एक आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 91, कि ये जो त्रिरत्न है या तीन रत्न जो हैं, यानी कि राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट एक्शन, अगर हिंदी में बोल दी जाए तो सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया, ये किस रिलीजन से कनेक्टेड है, इत्तेफाक रखते हैं, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म या ईसाई धर्म। ओके, तो यहाँ पर आप स्वास्तिक का चिन्ह देख पा रहे हैं और यहाँ पर लिखा गया है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, और यहाँ पर सम्यक कंडक्ट या सम्यक चरित्र की बात की गई है, और ये जैन रिलीजन से रिलेटेड है। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 92, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की। देखिए बीपीएससी का काफी फेवरेट हिस्सा है ये, हर बार किसी ना किसी रूप में पूछ लिया जाता है, कभी बौद्ध संगति तो कभी चेयरपर्सन, कभी कौन राजा के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया। चौथी पूछी जा रही है जो कि कुंडल वन जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में हुआ था, और इसको ऑर्गेनाइज करने वाले व्यक्ति जो हैं वो हैं कनिष्क। ओके, यहाँ पर बाकी इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो 72 एडी में ये हुआ कुंडल वन कश्मीर के क्षेत्र में, और यहाँ पर प्रेसिडेंट थे वसुमित्र, और डिप्टी प्रेसिडेंट जो हैं वो हैं अश्वघोष। ठीक है, और पैट्रोनेज किस द्वारा किंग का है, तो किंग कनिष्क का है, जो कि कुषाण डायनेस्टी से आते हैं। और ये वो काफी इंपॉर्टेंट काउंसिल है, क्योंकि यहीं पर जो बुद्धिज्म है वो दो सेक्टों में बढ़ जाता है, महायान और हीनयान में। तो ऐसे बाकी पहला कहाँ हुआ, दूसरा, तीसरा, ये सब कुछ आपको जानना चाहिए। अजात शत्रु कब रहा, अशोक कब रहे, या फिर काला शोक के समय में कहाँ हुआ था, ऐसे कई तरीके के सवाल बन सकते हैं। प्रेसिडेंट कौन कहां पर था, सब कुछ पूछा जा सकता है, कंठस्थ कर लीजिएगा इसे। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 93, कहा जा रहा है कि निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफीज ऑफ इंडिया प्रोपाउंडेड द एटॉम थ्योरी। एक महर्षि इंडिया में हुए हैं जिनको कहते हैं महर्षि कनाड, और उनके द्वारा ही सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी दी गई है कि कोई भी चीज है वो परम अणु से बना हुआ है। ठीक है, अणु और अणु को तोड़ेंगे तो परम अणु है, अब उसको और नहीं तोड़ा जा सकता है। ये किस दर्शन शास्त्र में बताया गया, योग दर्शन या न्याय में या सांख्य में या विशेषिक दर्शन में। तो ये बातें की गई हैं विशेषिक दर्शन में। तो देखिए जो इंडिया में जो 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, फिलॉसफी हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि हर एक जो ये स्कूल है इसके प्रोपाउंडर कौन है, जैसे कि अक्षपद गौतम है, पतंजलि हैं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन आपके पास जरूर होना ही चाहिए। तो 93 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। यहाँ आप देख पा रहे हैं विशेषिक दर्शन जो है इसके बारे में बताया गया है, फ्यू एटॉमिक बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड कॉन्शियसनेस की बात की गई थी महर्षि कनाड के द्वारा। करेक्ट आंसर हो गया इसका ऑप्शन डी। ठीक है, यह ऑप्शन डी विशेषिक दर्शन। ठीक, अगला सवाल 94 नंबर, कहा जा रहा है कि किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौ यानी कि ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी जो है नीति अपनाई थी, इल्तुतमिश या गयासुद्दीन बलबन या अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक या ऑप्शन ई। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बलबन। ये बलबन एक गजब का शासक रहा है। जब वो अपने कोर्ट में आता था तो उसके चेहरे पर बड़ा ही एक किंगशिप वाला भाव रहता था, भले ही वो कितना भी सॉफ्ट कोर का व्यक्ति रहा हो, और इसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। 94 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 95, which medieval Indian empire was famous for elaborated local self government? यानी कौन सा मध्यकालीन भारत का साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता था? जैसे आज हमारे पास पंचायती राज के इंस्टीट्यूशंस हैं, तो वहां पर लोकल बॉडी को इंपावर करने वाला कौन सा मेडिएवल इंडिया का एम्पायर रहा है? चालुक्य, चोल, सोलांकी या परमार? ऑप्शन ई भी यहाँ दिया हुआ है और यहाँ पर इसका आंसर जानेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देखिए। ये जो चोलास थे काफी अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में विश्वास रखते थे और बहुत सारे जो गांव हैं यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखा जाता था, लोग यहाँ पर असेंबल होते थे, उर सभा नगरम इस तरीके के टर्मिनोलॉजी यूज किए गए हैं और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी यानी चोल। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 96, यहाँ कहा जा रहा है कि पित्रादुरा जो है, जिसको कि हिंदी में अगर कहें तो परचिनकारी जो है, ये किस चीज से संबंधित है? तो पित्रादोरा एक्चुअली होता क्या है कि जब एक जो स्टोन है उसमें कार्विंग करके उसका जो हिस्सा है निकाल के और सेमी प्रीसियस स्टोन जो है उसमें अगर चिपका दिया जाए, उसमें पेस्ट कर दिया जाए, इस तरीके का जो मेथड है उसको पित्रादोरा कहते हैं। मुगल आर्किटेक्चर में यानी रेड फोर्ट में, आगरा फोर्ट में, ताजमहल में इस तरीके का आपको काफी आर्किटेक्चर में यूज नजर आता है पित्रादोरा का। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए, यानी दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, यानी डेकोरेटिंग द वॉल्स विद फ्लोरल डिजाइन्स मेड ऑफ सेमी प्रीशियस स्टोन्स। करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 97, व्हिच मुगल रूलर एस्टेब्लिश्ड कारखानाज फॉर पेंटिंग? कारखाना आप जानते हैं फैक्ट्री वगैरह को कारखाना कहा जाता है, तो किस मुगल रूलर के द्वारा कारखाना यानी कि फैक्ट्री बनाई गई पेंटिंग की? हुमायूं या अकबर या जहांगीर या शेरशाह या इनमें से कोई नहीं? यहाँ पर काफी लोगों को कंफ्यूजन हो गया था, लेकिन इसका सही जवाब होगा अकबर। चलिए मैं बताता हूं क्यों। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले एक ये वेबसाइट जो इंस्टेंस देता है कि अकबर जो है वो भी काफी पेंटिंग के फेवरेट थे। हालांकि एल्बम वगैरह बनाने का काम इनके पुत्र जहांगीर के द्वारा किया गया, स्टिल अकबर भी काफी पसंद करते थे पेंटिंग वगैरह को, और इसके लिए ही इनके द्वारा एक इंपीरियल एस्टेब्लिशमेंट किया गया कारखाना का, जिसको कि तस्वीर खाना कहा गया। ठीक है, चलिए इससे एक बात पता चलता है। फिर आप देखिए द हिंदू, और यहाँ पर 26 जुलाई 2010 की ये रिपोर्ट है जो 2016 में अपडेट भी हुई है, और उसका हेडिंग था मैजिक थ्रू मिनिएचर, और यहाँ इंडिया भर के पेंटिंग्स की बात की गई थी। और इसी में आगे बताया गया था कि इन द लेट 16th सेंचुरी एक रेडिकल इनोवेशन होता है मुगल कोर्ट में, और यहाँ इंपेरर अकबर के रेन में ये होता है। अबू फजल जो कि अकबरनामा लिखे हैं, अकबर के जीवन पर लिखा गया, उस समय का हिस्ट्री लिखा गया है, और 1589 से 1596 के बीच की बात है। और यहीं पर इस बात का जिक्र हो गया कि यहाँ पर कारखाना होता था। ठीक है, तस्वीर खाना होता था। ठीक, यहाँ तस्वीर खाना का जिक्र है, द हिंदू का भी कहना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। करेक्ट आंसर अकबर ही है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 98, द डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन बंगाल वाज इन्फोर्स्ड बाय, यानी बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? ठीक है, तो ये 1765 से लेकर 1772 तक सिस्टम चला था, और यहाँ पर जो बंगाल है उसका बंदर बांट कर दिया गया। एक तरीके से बंगाल को दो टाइप के यूनिट्स में बांट दिया गया, निजामत और दीवानी। दीवानी जो है वो कंपनी देखती थी, जितना टैक्स कलेक्ट करना है वो कंपनी देखती थी, और जो प्रशासनिक तौर का काम है, जहां पर टेंशन लेने वाला बात है, वो सब निजाम को दे दिया गया था। और ये सब कुछ किया गया था क्लाइव के द्वारा, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। 98, और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 99, इनमें से किसने 1893 यानी 1893 में शिकागो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? Who among the following participated in the Parliament of Religions held at Chicago in 1893? ऑप्शंस देखने की भी जरूरत नहीं, आप जानते हैं कि ये स्वामी विवेकानंद ही हैं। और इस तस्वीर को देखिए, स्वामी विवेकानंद एट वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स शिकागो इन 1893। क्या मस्त यहाँ पर पगड़ी बांध के विवेकानंद जी बैठे हुए हैं। ओके, करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। 99 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। और आज का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 100, यहाँ पर बात की जा रही है
कि हु एस्टेब्लिश्ड स्वराज पार्टी इन 1923, यानी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया, महात्मा गांधी ने या वल्लभ भाई पटेल ने या सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने या बी आर अम्बेडकर ने। और यहाँ पर ऑप्शन ई भी है। आप जानते हैं कि कांग्रेस के बीच अंदर ही कई बार कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं और कई बार प्रो चेंजर नो चेंजर की बात आई है, गरम दल नरम दल की बात आई है। तो ये बात है 1923 की, गया सेशन का दौर था जब ये डिसाइड हो गया कि कुछ लोग कांग्रेस से अब इस बात पर अलग होना चाहते हैं कि वो कंटेस्ट करना चाहते हैं इलेक्शन को, और इसके लिए उनके द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया। बाद में एक सहमति बनती है कि आप कांग्रेस के विद इन रह के ही इलेक्शंस में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। तो ये जो दो व्यक्ति हैं वो हैं सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। करेक्ट आंसर हो गया 100 का ऑप्शन सी। इस तरीके से 150 सवालों में 100 सवालों को हमने डिस्कस किया है और किस क्वेश्चन का क्या सही आंसर होना चाहिए इसको हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और हमारी यही कोशिश है कि इस बात से आप लाभान्वित हो रहे हैं। अगर आप इससे ज्यादा लाभान्वित होना चाहते हैं तो आप हमारे स्मार्ट कोर्सेज के साथ जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आप स्टडी आईक्यू के वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और 67th बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी ऑलरेडी शुरू कराई जा चुकी है। तो अगर आपके मन में कोई भी दुविधा है, शक है, संदेह है, तो बेहिचक आप doubt.studyiq@gmail.com पर लिख सकते हैं या आप इन नंबर्स को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।